मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज संजीव सर। और आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक है टाइम एंड टेंस। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि टेंस कहते किसको हैं। तो टेंस की परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, आप देखिए। टेंस चेंजेज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस चेंजेज, टेंस बदल देता है। द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब के फॉर्म को, अकॉर्डिंग टू अर्थात के अनुसार, टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य के समय अर्थात किसी कार्य के समय, अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, वर्ब के फॉर्म में जो चेंजेज आता है, जो परिवर्तन आता है, उसी को हम टेंस कहते हैं। टेंस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि किसी वर्ब के फॉर्म में हम समय के अनुसार कैसे परिवर्तन लाते हैं, या वर्ब के फॉर्म में समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है, इसी को हम कहते हैं टेंस। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, पहला वाक्य हम लिखते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आपको पता है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। इस वाक्य से प्रेजेंट टाइम का बोध होता है। तो प्रेजेंट टाइम का मतलब हो गया एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी किसी व्यक्ति के बोलने का टाइम, किसी व्यक्ति के बोलने का समय। तो जिस समय मैं बोल रहा हूं, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस समय मैं आपको कह रहा हूं, उस समय मेरे अंग्रेजी पढ़ाने का काम जारी है। इस वाक्य से प्रेजेंट टाइम का बोध होता है। और प्रेजेंट टाइम के लिए यहाँ हमने एम का प्रयोग किया है। एम से प्रेजेंट टाइम का बोध होता है। इसी वाक्य को अगर हम दूसरे प्रकार से लिखें, यानी इस वाक्य को अगर हम प्रेजेंट टाइम से पास्ट टाइम में परिवर्तित कर दें, तो हम लिखेंगे आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। इस वाक्य से पास्ट टाइम का बोध होता है। तो आप देखिए कि जब वाक्य से पास्ट टाइम का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया गया है, यानी वॉज से पास्ट टाइम का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर जब कार्य के समय में परिवर्तन हुआ, यानी प्रेजेंट टाइम से पास्ट टाइम हो गया, तो वर्ब के फॉर्म में भी परिवर्तन हो गया। या हम कहें कि जब हमने पास्ट टाइम से प्रेजेंट टाइम में परिवर्तन किया, तो यहाँ वाज से एम हो गया। तो कार्य के समय के बदलने के अनुसार वर्ब के फॉर्म में जो परिवर्तन हुआ, इसी परिवर्तन को कहा जाता है टेंस। अब रही बात, यहाँ हमने दो टर्म का प्रयोग किया है। एक टर्म है आपको टाइम और दूसरा है वर्ब का फॉर्म। तो प्रश्न उठता है कि टाइम का मतलब क्या है। तो आप जानते हैं कि टाइम का मतलब है, हम लोग सामान्यतया समझते हैं कि टाइम का मतलब होता है तीन टाइम: प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। लेकिन हम लोगों के इस टॉपिक के अनुसार अगर हम टाइम की बात करें, तो इस टॉपिक के अनुसार 5 प्रकार के टाइम हो जाते हैं। अगर हम टाइम की बात करें तो 5 प्रकार के टाइम होते हैं। आप देखिए, पहला है, आप जानते हैं, यह है प्रेजेंट टाइम। दूसरा भी आप जानते हैं, पास्ट टाइम। तीसरा, यह भी आप जानते हैं, फ्यूचर टाइम। और एक चौथा और भी टाइम है, जो होता है आपको पास्ट ऑफ दी पास्ट टाइम, अर्थात भूत का भूत। और पांचवा है आपको ऑल टाइम, जिसमें सभी प्रकार के टाइम आ जाते हैं। आप देखिए, यहां थोड़ा आपको अटपटा लगेगा कि हमने यहाँ 5 प्रकार के टाइम की चर्चा की है।
लेकिन इस टॉपिक के अनुसार 5 प्रकार के टाइम होते हैं: प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, पास्ट ऑफ द पास्ट टाइम और ऑल टाइम। इसे हम एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं। आप देखिए, जैसे मैं कहता हूं मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब हुआ कि मैं जिस समय बोल रहा हूं उस समय मेरे पढ़ाने का काम जारी है। तो इस वाक्य से प्रेजेंट टाइम का बोध होता है। अगर हम कहते हैं मैं कल यहाँ पढ़ा रहा था, मैं कल यहाँ पढ़ा रहा था, तो इस वाक्य से मेरे बोलने से पहले के टाइम का बोध होता है। तो यह वाक्य पास्ट टाइम में हुआ। अब आइए फ्यूचर टाइम। मैं कल यहाँ फिर पढ़ाऊंगा, मैं कल यहाँ फिर पढ़ाऊंगा, इस वाक्य से मेरे बोलने के समय के बाद के टाइम का बोध होता है, इसलिए यह वाक्य फ्यूचर टाइम का बोध कराता है। अब देखिए यहाँ पे पास्ट ऑफ द पास्ट टाइम, अर्थात भूत का भूत। एक वाक्य मैं बताता हूँ, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। इस वाक्य में 2 कार्य हुए, एक मेरा स्टेशन पहुँचना और दूसरा गाड़ी का खुलना। तो मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, यानी मैं जब स्टेशन पहुँचा उससे पहले गाड़ी के खुलने का काम हो चुका था। मैं स्टेशन पहुँचा जिस समय मैं बोल रहा हूँ उससे पहले, यानी पास्ट टाइम। प्रेजेंट टाइम का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, स्पीकर के बोलने का टाइम। कहीं भी किसी भी वाक्य में जब हम काउंट करेंगे प्रेजेंट टाइम क्या है सॉरी, तो आप याद रखें कि स्पीकर के बोलने का जो टाइम है वही प्रेजेंट टाइम माना जाएगा। वहीं से हम टाइम की गणना करेंगे या आकलन करेंगे। प्रेजेंट टाइम का मतलब हुआ स्पीकर के बोलने का टाइम। तो जिस समय कोई व्यक्ति बोल रहा है वो प्रेजेंट टाइम। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, यानी बोलने से पहले मैं स्टेशन पहुंचा, यानी वो पास्ट टाइम हो गया। और गाड़ी उससे पहले खुल चुकी थी, यानी वो पास्ट का पास्ट हो गया। तो इस वाक्य में 2 कार्य हुए, एक मेरा स्टेशन पहुंचना और दूसरा गाड़ी का खुलना। मेरा स्टेशन पहुंचना हुआ पास्ट टाइम में और गाड़ी का खुलना हुआ पास्ट ऑफ द पास्ट टाइम। मेरे पास बहुत पहले एक कार थी, मेरे पास बहुत पहले एक कार थी, यानी किसी समय विशेष के पहले, और वो समय विशेष पास्ट का टाइम है जो कि गौण है, यहाँ छुपा हुआ है। तो जो पास्ट का टाइम जो गौण है उसके पहले हुआ, यानी वह जो मेरे पास बहुत पहले एक कार थी, तो मेरे पास कार होने का जो बोध हो रहा है वो पास्ट के पास है। तो चौथा टाइम हो गया पास्ट ऑफ द पास्ट टाइम। अब 5वां हो गया ऑल टाइम। ऑल टाइम सभी 4 टाइम का बोध कराता है: प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम और पास्ट ऑफ द पास्ट टाइम। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, यदि मैं कहता हूं, यदि हम कहते हैं कि सूर्य पूरब में उगता है, इसका मतलब हुआ कि सूर्य पूरब में उगता है, यानी सूर्य हमेशा पूरब में ही उगता है, यानी सूर्य पहले भी पूरब में उगा है, अभी भी पूरब में उगा है, आज भी और कल भी पूरब में ही उगेगा, यानी यह वाक्य ऑल टाइम का बोध कराता है। तो इस प्रकार के और जैसे मैं शिक्षक हूँ, मतलब मैं पहले भी शिक्षक था, अभी भी शिक्षक हूँ और आगे भी शिक्षक रहूँगा। यह एक मार्कर है, यानी यह पहले भी मार्कर था, यह अभी भी मार्कर है और आगे भी मार्कर ही रहेगा। इस प्रकार के वाक्य ऑल टाइम का बोध कराते हैं। अगर हम ये हुए आपको टाइम, यानी जब हम टाइम की बात करेंगे तो 5 प्रकार के टाइम हो जाएंगे: प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, पास्ट ऑफ द पास्ट टाइम और ऑल टाइम। अब आते हैं आप वर्ब फॉर्म। आपको देखिए, टेंस का मतलब ही होता है वर्ब का फॉर्म। टेंस रेफर्स टू वर्ब फॉर्म्स। टेंस रेफर्स टू वर्ब फॉर्म्स। टेंस का मतलब ही होता है वर्ब का फॉर्म। अब हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन करते हैं टाइम के अनुसार। तो वर्ब फॉर्म आपको पता है कि वर्ब फॉर्म कितने होते हैं? 5 होते हैं: V1, V2, V3, V4 और V5। V1, V2, V3, V4 और V5।
तो टाइम के अनुसार किस वर्ब फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, यही हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक में, जिस टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। जीवन की अगर हम बात करें तो प्रश्न उठता है कि जब हम वर्ब के फॉर्म में वर्ब के फॉर्म का प्रयोग करते हैं टाइम के अनुसार, तो किस वर्ब का फॉर्म किस टाइम का बोध कराता है, ये हमें जानना होगा। तो जहां तक V1 की बात है, V1 सबसे पहले तो प्रेजेंट टाइम का बोध कराता है, और दूसरा यह ऑल टाइम का भी बोध कराता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जब वाक्य से प्रेजेंट टाइम या ऑल टाइम का बोध हो रहा हो तब हम V1 का प्रयोग करेंगे, या V1 का प्रयोग हो चुका है तो इसका अर्थ इससे या तो प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा होगा या ऑल टाइम का बोध हो रहा होगा। अब आते हैं V2 से पास्ट टाइम का बोध होता है। इसका मतलब हुआ कि जब हमें पास्ट टाइम का बोध कराना होगा तो हम V2 का प्रयोग करेंगे, या पास्ट टाइम का बोध कराना होगा तो हम V2 का प्रयोग करेंगे, या V2 का प्रयोग हो चुका है तो उसे हम समझेंगे कि इस वाक्य से पास्ट टाइम का बोध हो रहा है। तीसरा है आपको V3 से किसी टाइम का बोध नहीं होता है, इससे वर्क डन या वर्क फिनिश्ड का बोध होता है, कार्य के पूरा होने का बोध होता है। अगर हमें टाइम का बोध कराना हो तो हम V3 के पहले टाइम के लिए हैव का प्रयोग करते हैं, टाइम के अनुसार हैव का प्रयोग करेंगे, और हैव के साथ हैव या हैव के फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ हम V3 का प्रयोग करते हैं। यानी कार्य की पूर्णता का बोध कराना हो तो हम V3 का प्रयोग करेंगे, और टाइम के अनुसार कार्य की पूर्णता का बोध कराना हो तो V3 के पहले हम हैव या हैव के फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब आइए V4 से आपको वर्क गोइंग ऑन का बोध होता है, कार्य के जारी रहने का बोध होता है। V4 से कार्य के जारी रहने का बोध होता है, इससे भी किसी टाइम का बोध नहीं होता है। जब हमें टाइम का बोध कराना होगा तो हम इसके लिए इस V4 के पहले B या B के किसी डेरिवेटिव का प्रयोग करेंगे, और तब उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे। सॉरी, पांचवा है V5 से आपको प्रेजेंट टाइम का बोध होता है, और प्रेजेंट टाइम का बोध होता है, और ऑल टाइम का बोध होता है। यानी ऑल टाइम या प्रेजेंट टाइम के लिए हम V5 का ही प्रयोग करते हैं और V1 का ही प्रयोग करते हैं। V1 और V5 इन दोनों वर्ब से, V1 और V5 इन दोनों वर्ब से प्रेजेंट टाइम का भी बोध होता है और ऑल टाइम का भी बोध होता है। V2 से पास्ट टाइम का बोध होता है, V3 से वर्क डन या काम के पूरा होने का बोध होता है। इसके लिए हम इसके पहले V3 के पहले हैव या हैव के फॉर्म का प्रयोग करते हैं। V4 से काम के जारी रहने का बोध होता है, और लेकिन टाइम का बोध कराने के लिए हम इसके पहले B या B के फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आप यहां देखिए कि V1 प्रेजेंट टाइम का बोध होता है, ऑल टाइम का बोध कराता है। यानी प्रेजेंट टाइम का अगर बोध कराना होगा, तो हम प्रयोग करेंगे V1 या V5 का। प्रेजेंट टाइम के लिए V1 V5 का प्रयोग करेंगे, या कहें कि V1 V5 से प्रेजेंट टाइम का भी बोध होता है और ऑल टाइम का। यहाँ देखिए ऑल टाइम के लिए भी हम V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। फिर पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम के लिए V2 का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टाइम के लिए क्या करेंगे? फ्यूचर टाइम के लिए शैल या विल का प्रयोग होता है। फ्यूचर टाइम के लिए शैल या विल का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टाइम का बोध कराने के लिए आई और वी के साथ हमेशा शैल का ही प्रयोग होता है। जब हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और अन्य वर्ब्स के अन्य सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करेंगे तो इससे टाइम का बोध होता है। अगर इसके उलट हम प्रयोग करें, यानी आई वी के साथ हम विल लगा देंगे और बाकी के साथ शैल, तब इससे टाइम का बोध नहीं होता, तब इससे मूड का बोध होता है, जो हम लोग मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब में पढ़ेंगे। वहाँ आप देखेंगे
कि आई और बी के साथ विल का प्रयोग हुआ है, बाकी के साथ शैल का प्रयोग हुआ है। तो फ्यूचर टाइम का बोध कराने के लिए हम शैल विल के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब का मूल रूप। शैल विल का अकेले प्रयोग नहीं होगा, शैल विल से फ्यूचर टाइम का बोध होता है। अब वर्ब का बोध, टाइम का केवल बोध, अब वर्ब का बोध कराना हो तो इसके साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होगा। यही कारण है कि शैल विल के साथ हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है। आप किसी दूसरे वर्ब का प्रयोग नहीं देख सकते हैं, वर्ब के किसी और फॉर्म का प्रयोग आप नहीं देख सकते हैं। अब आइए पास्ट ऑफ द पास्ट टाइम। पास्ट ऑफ द पास्ट टाइम के लिए हैड प्लस V3 का प्रयोग होता है, जिसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट ऑफ द पास्ट टाइम का बोध कराता है। हेतु हेतु मद भूत काला, पुराने ग्रामर की किताब में देखेंगे आप। तो हैड प्लस V3 से पास्ट ऑफ द पास्ट टाइम का बोध होता है, और ऑल टाइम से V1 या V5 का, ऑल टाइम के लिए हम V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। आप देखिए यहाँ पे कि V3 से कार्य की पूर्णता का बोध होता है, और टाइम का बोध कराने के लिए हम इसके पहले हैव या हैव के फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ कार्य के जारी रहने का बोध होता है V4 से, और टाइम के लिए हम इसके पहले बी या बी के फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि हैव का और बी के फॉर्म्स कौन कौन होते हैं। तो हम लोग देख लें यहाँ बी के और हैव के फॉर्म्स। सबसे पहले हम लोग हैव का फॉर्म्स देख लें। हैव V1 है, इसका V2 होता है हैड, और V3 होता है हैड, V4 होता है हैविंग, और V5 होता है हैज। तो जब हमें कार्य की पूर्णता का बोध कराना होगा तो टाइम के अनुसार हम लोग हैव या हैव के फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए वर्तमान समय में अगर कोई काम पूरा हुआ है तो वर्तमान समय के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए आपको पता है कि हम लोग V1 और V5 का प्रयोग करते हैं। तो हैव का V1 हो गया हैव और V5 हो गया हैज। यानी वर्तमान समय में अगर कोई कार्य पूरा हुआ है तो उसके लिए हम हैव और हैज प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है हैव या हैज प्लस V3। अगर पास्ट टाइम में किसी कार्य के पूरा होने का बोध होगा तो पास्ट टाइम के लिए V2 का प्रयोग होता है। आप यहाँ देखिए V2 है हैड। यही कारण है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। यानी जब कार्य की पूर्णता का बोध कराना होगा तो हम हैव या हैव के किसी फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके साथ V3 का प्रयोग करेंगे। अब आप देख लें बी का फॉर्म्स कौन कौन, बी के फॉर्म्स कौन कौन। बी V1 है, V1 है, ये है आपको बेस फॉर्म। बेस फॉर्म आपको मैंने पहले बताया कि शैल और विल जो है वो वर्ब, शैल और विल के साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि शैल विल के साथ बी का प्रयोग होता है, जबकि बी का ही डेरिवेटिव होता है इज एम आर, लेकिन शैल विल के साथ आप इज एम आर का प्रयोग नहीं देखेंगे, हमेशा बी का ही प्रयोग होता है। उसके साथ हमेशा वर्ब के मूल रूप का प्रयोग होता है। तो बी और बी का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव रूपांतरण। जैसे दूध का डेरिवेटिव मक्खन भी होता है और पनीर भी होता है, दही भी होता है, सब उसका डेरिवेटिव है। वैसे ही बी का डेरिवेटिव अर्थात रूपांतरण होता है एम और आर। एम V1 है और आर भी V1 है। सॉरी, एम V1 है, आर V1 है। एम जो है यहाँ पर, ये एम है आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर में। यही कारण है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग होता है।
सब्जेक्ट जिस नेचर का होगा वर्ब भी उसको उसी नेचर का चाहिए। तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है और एम भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, यही कारण है कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। और आर आपको प्लूरल है तो किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ बी आपको बेस फॉर्म है और ये भी प्लूरल नंबर में है, बेस फॉर्म इन प्लूरल नंबर। आप देखिए यहाँ एम का V2 होता है वॉच और आर का V2 होता है वेयर। वॉच सिंगुलर है और वेयर प्लूरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉच और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होगा। इन सभी वर्ब्स का यानी बी, एम, आर, वॉच, वेयर और जो आगे आने वाले वर्ब्स हैं उनका भी V3 फॉर्म होता है बीन। ये हो गया आपको V3। जितने भी वर्ब्स हैं सबका V3, आगे वाले वर्ब्स का भी। आगे जैसे आप बिन का इसका V4 हो जाएगा आपको BEIN, बिन। बिन तो बिन का भी V3 बिन ही है और जितने भी वर्ब्स पीछे है उनका भी V3 बिन ही है और सबका V5 हो गया इज। तो अगर हम इज का कहें जो V3 तो बिन, इज का V2 तो वॉज वेयर दोनों, सिंगुलर में वॉज और प्लूरल में वेयर। इज का V1 एम आर, एम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, आर प्लूरल नंबर। इज का बेस फॉर्म हो गया बी। यहाँ V5 आपको पता है कि V5 हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है। V5 हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, यही कारण है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग होता है। और यहाँ पे M फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट है आई, उसके साथ M लगेगा, जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ R लगेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में